हाँ जी। कि जेंडर इन डेवलपमेंट, लिंग और विकास वास्तव में क्या है। तो विकास का जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट में महिलाएं जो है वो सेंटर में है, क्योंकि अभी जैसे तुमने बताया हर सोसाइटी में जो है महिलाएं जो है अलग अलग भूमिका रोल प्ले कर रही है और वो एक कंट्रीब्यूशन दे रही है इकोनॉमी को। तो इसलिए उनकी जो स्थिति है वो केंद्र में है। बट हमेशा से ही जो लिंग भेद की सार्वभौमिक संस्कृति है, मतलब जो कहते हैं ना जेंडर डिफरेंशिएशन की जो यूनिवर्सल कल्चर है, उससे महिलाएं जो है वो हाशिए पर आ गई है, मार्जिनलाइज हो गई है। और उनके जो कार्य है, उनका जो श्रम है, लेबर है, उसका उनको प्रॉपर वे में भुगतान नहीं किया जाता है, बराबर उनको वेजेस प्रॉपर नहीं दिए जाते हैं। और अधिकांश कार्यों को उनको एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ग्रामीण महिलाएं हैं, वो खेत में पति के बराबर काम करवाती है, परंतु उनके काम का आकलन एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में करवा दिया जाता है। कई छोटे छोटे ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू कार्य होते हैं जिसमें महिलाएं पूरा पूरा सहयोग करती है घर के कामों के अतिरिक्त भी, परंतु उनके कामों का जो आकलन होता है, जो उनको वैल्यूशन नहीं दी जाती है और उनको माना जाता है कि ये तो एक तरह से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, अगर वो कर रही है तो कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि उनके काम को पारिवारिक जिम्मेदारी मान लेते हैं और वो न तो उनका बाजार तक भी नहीं पहुंच पाता है, उनका जो कार्य होता है वो, और नहीं वो आय का हिस्सा बनता है, इनकम में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनका जो काम है वो जीडीपी जो होती है, सकल घरेलू उत्पाद से अब बाहर ही उनके काम को रखा जाता है। बहुत से मेल और बहुत से फीमेल हैं, उनके श्रम का जो गैर मुद्राकरण होता है, नॉन करेंसी जो होती है, उससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होता है, इकोनॉमी को। जैसे 1995 में संयुक्त राष्ट्र का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने बताया कि विश्व अर्थव्यवस्था को 16 अरब डॉलर का नुकसान होता है। किससे? कार्य के गैर मुद्राकरण से। मतलब उनके कार्यों का आकलन जो है वो मुद्रा के रूप में नहीं होता, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में जजमानी व्यवस्था में। जजमानी व्यवस्था में जो कमीन होते, जो सेवा करने वाली जातियां होती है, उनको मनी नहीं दी जाती, बल्कि उनको कपड़े और काम की वस्तुएं दी जाती है। तो इस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था को 16 अरब डॉलर का नुकसान होता है, और उसमें केवल और केवल 11 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो महिलाओं के हिस्से का है। मतलब महिलाएं 11 अरब डॉलर का जो काम करती है, उनका उनको किसी तरह की मनी नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलता है। यह अनुभव किया गया कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती है। तो हम भी देखते हैं ना, घर भी संभाल लेती है, बाहर का भी सब कुछ कर लेती है, सब मैनेज कर लेती है, तो महिलाएं अधिक समय तक काम करती है। तो योजना जो बनाने वाले हैं सरकार में, वो महिलाओं को सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का एक केवल निष्क्रिय हकदार मानते हुए योजना बनाते हैं, जिससे वो मार्जिनलाइज्ड हुई है। उनका उपयोगिता और विकास में सकारात्मक जो भूमिका, उसको नजरअंदाज किया गया है। तो भारत की जो विकास प्रक्रिया है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसमें महिलाओं की भूमिका को समझना आसान नहीं है। महिलाएं दोहरी भूमिका निभाती है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। गृहिणी के रूप में तो उसकी हैसियत सब जगह जानते हैं, सभी जगह मतलब है तो सही, गृहिणी तो है ही है, साथ ही साथ परंतु उसका जो आर्थिक कार्यों की प्रकृति और मात्रा है वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसा कि अभी रुचि ने बताया कि अलग अलग रीजन में महिलाएं जो है अलग अलग तरह का सहयोग करती है, इकोनॉमिक जो भी कार्य होते हैं उसमें। परंपरागत भारत जो था, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, उसमें कृषि और घरेलू उद्योग एक दूसरे से मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक भाग निर्मित करते, एक स्वरूप निर्मित करते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में जो मध्य और निम्न वर्ग की जो जातियों की जो
महिलाएं हैं वो पूर्ण भागीदारी देती थी और उनकी पूर्ण भागीदारी होती थी और आज भी होती है। राष्ट्रीय उत्पाद में इसका योगदान था, परंतु महिलाओं का हिस्सा नहीं माना जाता है। पुरुषों का तो हिस्सा माना जाता है, परंतु महिलाओं का उसमें कोई हिस्सा नहीं माना जाता है। और परिवार में भी महिलाओं को आर्थिक अधिकारों की मनाही थी, आज भी कई जगह है। तो ये एक तरह की क्या है, कल्चरल स्ट्रक्चर है। ये एक सामाजिक सांस्कृतिक सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर है इंडियन सोसाइटी का, न केवल इंडियन सोसाइटी का, अदर सोसाइटीज में भी आप डिटेल में पढ़ रहे हैं जेंडर एंड सोसाइटी के पेपर में कि विकसित राष्ट्रों में भी महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को जो ये सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसके कार्यों का मुद्राकरण नहीं होता है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो जो आज भी कायम है, कई महिलाओं को कमाने के बाद भी जो उनका धन है उस धन पर उसका अधिकार नहीं होता, उसकी पेमेंट पर जो उसके परिवार का अधिकार होता है। तो हम देखते भी हैं ये। तो लिंग भेद के आधार पर जो निर्धारित भूमिकाएं हैं, जो रोल है, जो फिक्स रोल है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, उसमें जो इकोनॉमिक जो वर्क है उसमें पूरी महिलाओं ने उसको चुनौती दी है। आज संसार में सभी महिलाओं ने उसको चुनौती दी है कि कल्चर में हमारे साथ इतना अधिक डिस्क्रिमिनेशन क्यों, चाहे वो अमेरिका की महिलाएं हो, चाहे भारत की महिला हो, चाहे कहीं की भी महिला हो, उनके साथ एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। तो भारत में महिलाओं की विकास की स्थिति जानने के लिए हमको ये जानना होगा पहले कि आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार क्या हैं। जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन से ऐसे आयाम है जिन आयामों पर हम विकास को मापते हैं, पैमाने ऐसे कौन से हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, जनसंख्या हो गई, पौष्टिक आहार हो गया, जन्म दर उस देश की कितनी है, मृत्यु दर उस देश की कितनी है, शिक्षा का स्तर कितना है, रोजगार की उपलब्धता कितनी है। ये सब चीजें मिलकर किसी भी देश के सामाजिक विकास या आर्थिक विकास को देखा जाता है इन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस प्रकार की सुविधाएं महिलाएं प्राप्त कर रही है, महिलाओं की स्थिति इन आधारों पर कैसी है। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दृष्टिकोण से देखें तो हमारे भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है, उस आधार पर हम अपने देश का विकास या प्रगति को माप सकते हैं। तो अगर हम जनसंख्यात्मक आंकड़े देखें तो महिलाओं की आबादी में लगातार कमी आ रही है। हम सब जानते हैं लिंगानुपात घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? गांवों में, शहरों में भी कई जगह गंदी बस्तियों में चिकित्सा सुविधा की कमी है, कन्या जन्म को अभिशाप माना जाता है, दवाइयाँ उपलब्ध समय पर नहीं होती है। आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सड़क पर बच्चा हो गया है ना। तो ये किस कारण से है? क्योंकि सुविधाएं जो है, चिकित्सा सुविधाएं जो है लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उसी वजह से महिलाओं को, लोगों को क्या, महिलाओं को, और कई महिलाएं पोषण के अभाव में कुपोषित है। कन्या भ्रूण हत्या अधिक है। बेटी के जन्म से लोग डरते हैं कि दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, और बलात्कार के किस्से तो हम आए दिन सुनते हैं, और अभी तो न्यूज़पेपर भरा पड़ा है हाथरस में जो हुआ सामूहिक बलात्कार, और आज भी न्यूज़पेपर में एक रेप केस के बारे में मुख्य पृष्ठ पर ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से आए दिन जो रेप केस होते हैं, इससे सम्मान में कमी, पराया धन, इन सब के कारण जो है लगातार जो है महिलाओं की जनसंख्या में कमी आती जा रही है। दूसरा है साक्षरता की अगर बात करें तो 110 मिलियन बच्चों में से जिनके पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा तक की पहुंच नहीं है, उनमें 2/3 कौन है? लड़कियां हैं। 2/3 लड़कियां हैं। और कभी कभी तो धर्म और रीति रिवाज के नाम पर अंजलि तुम्हारा वीडियो ऑफ कर दो। किसका वीडियो ऑन है? अंजलि का है या रुचि का है? शिक्षा कभी कभी तो धर्म के नाम पर, रीति रिवाज के नाम पर, और शिक्षा
से वंचित रखा जाता है महिलाओं को कि इनको पढ़ के क्या करना, आगे जाकर चूल्हा चौकाई तो करना है। तो 2011 की जो जनगणना है, उस जनगणना के अनुसार स्त्री शिक्षा जो है 64.63, भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति ये है। मतलब अभी भी कितनी अशिक्षित महिलाएं जो है भारतवर्ष में पाई जाती है। अभी जो रिसेंटली मैंने जो सर्वे किया एक गंदी बस्ती में, जयपुर की ही, इसमें कई महिलाएं अशिक्षित थी। कई से पूछा कि आप कितना पढ़े हैं, कि मैं तो नहीं पढ़ी हूँ, मेरी तो 3rd पास हूँ, कोई कहता है कि मैं 3री तक पढ़ी हूँ, कोई कहता है मैं 8वीं तक ही पढ़ी हूँ, कि कई महिलाएं तो शिक्षित ही नहीं थी। तो ये स्थितियां जो है वो भारत में बनी हुई है शिक्षा के मामले में। और अगर रोजगार के मामले में हम देखें तो 1971 में 14.22% और 1991 में 22.2% महिलाएं रोजगार में थी। ठीक है, और महिला श्रमिकों की संख्या 25.60%, अर्थात देश में महिला की जो कुल जनसंख्या है 49 करोड़ 60 लाख में से 12 करोड़ 72 लाख और 20,000 महिलाएं श्रमिक है, श्रमिक है, सिंपल सी मजदूरी करती है, और जिसमें से अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें से 87% खेतीहर मजदूर है। शहरी क्षेत्र में 80% महिलाएं घरेलू उद्योगों में छोटे छोटे व्यवसाय, छोटी छोटी नौकरियां करती है, भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है और वहां उनको मजदूरी बराबर प्रॉपर वे में नहीं मिलती है। ग्रामीण अगर परिवेश की बात करते हैं तो महिलाएं आज भी जो है वो कहते हैं ना, पितृसत्तात्मक परिवार जो है, पैट्रियार्की में अभी भी दबाव में महसूस करती हैं। अगर आप किसी भी ग्रामीण महिला से बात करें जो कि बड़ा सा पर्दा करती है पेट तक, अगर उससे पूछे कि तुम बाहर जाती हो खरीदारी करने के लिए, तो वो आपको कहेगी कि जो भी शहर जाता है मैं अपना जो जो चाहिए सामान बता देती हूँ, वो ले आते हैं। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी गांवों में महिलाएं अपने खुद के जो सामान, जरूरी सामान होते हैं महिलाओं के खुद के प्रयोग के, वो भी पुरुष उनको शहर से खरीद के ले जाके देते हैं। उनको घर से बाहर निकलने की अधिक अनुमति नहीं होती है, उनको ये भी फ्रीडम नहीं है। मतलब जो फ्रीडम उनको मेजर जो होनी चाहिए मूलभूत, वो भी उनको फ्रीडम नहीं है। गरीबी की अगर बात करें हम, तो आज भी पितृसत्तात्मक शासन के दबाव में लोग, मतलब महिलाएं जो है का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी में जी रहा है। कई महिलाएं जो है कूड़े बीनने का काम करती, शहरों में आपने देखा होगा कि वो कचरा बीनने वाली कई महिलाएं सुबह सुबह आपको नजर आ जाएंगी। और कई महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग तो है पोछे, बर्तन, झाड़ू का काम करता है, जो भी अपन ने लॉकडाउन में टीवी में देखा ना, उन सबके जॉब चले गए हैं। तो और उनकी कमाई कितनी होती है, 3,000 से ज्यादा तो कमाई नहीं होती, 3,000 4,000, अगर 5-10 हजार भी हो जाए तो क्या इसमें आज के महंगाई के जमाने में क्या उनका गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी जो क्या है स्थिति जो है वो दयनीय बनी रहती है, वो गरीबी की अवस्था में रहती है। इसी के साथ कई महिलाएं तो ऐसी है जो उसमें बिल्डिंग वगैरह निर्माण कार्य में लगी हुई होती है, वो 8-8 ईंट लेकर बहुत दूर तक जाती है, ऊपर 3री-4थी मंजिल तक 8-8 ईंट लेकर जाना वापस आना, और मजदूरी न के बराबर मिलती है, बहुत ही कम मजदूरी मिलती है उनको। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जहाँ एक तरफ तो महिला विकास और सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ इतना अधिक विरोधाभास क्यों है? ये एक सोचने वाली बात है। हम समानता की बात कर रहे हैं परंतु एक ही वर्ग में असमानता उत्पन्न कर रहे हैं। तो महिला वर्ग में ही बहुत सारी आपको इनइक्वलिटी दिखाई दे जाएगी। उसमें आप इकोनॉमिक स्तर पर भी देख सकते हैं, आप कास्ट के स्तर पर भी देख सकते हैं, तो और एरिया वाइज भी देख सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर भी देख सकते हैं। आपको इनइक्वलिटी एक वुमेन क्लास में भी आपको
अलग अलग आधारों पर, अलग अलग बेसिस पे उनमें बहुत सारी अनइक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी। दलित महिलाओं की स्थिति और एक सामान्य जाति की महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। एक ग्रामीण महिला की और एक शहरी महिला की स्थिति में बहुत अधिक अंतर है। तो ये असमानता आखिर क्यों? और हम समानता की बात करें परंतु एक ही वर्ग में इतनी अधिक असमानता है, तो कौन सा समाजवादी चिंतन है? क्या हम समाजवाद ला सकते हैं? नहीं, अभी तक नहीं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो भारत में अधिकांश महिलाएं जो हैं आधी आयु पहुंचते पहुंचते 5-6 बच्चों की मां बन जाती है। मैं जब मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी जोधपुर में, तो उस समय बीए फर्स्ट ईयर में लड़की एडमिशन लेती थी और बीए सेकेंड ईयर में उसकी शादी, या फर्स्ट ईयर के एंड तक उसकी शादी और थर्ड ईयर तक उसके बच्चा हो जाता था। मुस्लिम महिला की जो लड़कियां होती थी उनमें मुस्लिम लड़कियों की स्थिति ये थी। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पूरे भारत में यही स्थिति है, चाहे गांव हो चाहे नगर हो। महिलाओं की, अधिकांश महिलाओं की आधी आयु तक आते आते 5-6 बच्चों की मां बन जाती है और पौष्टिक आहार उनको खाने को नहीं मिलता है, तो कई बीमारियों की शिकार हो जाती है। कई महिलाएं जो है आहतों में, तंदुरुस्तियों में रहती है। वहाँ का वातावरण खराब होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो बीमारी की शिकार हो जाती है। तो 15% महिलाएं भारत में 15 से 44 15 to 44 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। करोड़ों महिलाओं को 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद महिला विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तो जो महिलाओं के संदर्भ में राज्य की जो विकास नीति बनी है, उस विकास नीति को 3 भागों में बांटा गया है। सो डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ ए स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जिसमें कि जो पहला, इस पर भी नेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कल्याणोन्मुखी विकास नीति, वेलफेयर से रिलेटेड जो सोशल पॉलिसीज है, सबसे पहले वो 1950 से 75 तक बनी थी। तो पहला स्टेप क्या था? कल्याणोन्मुखी विकास नीति। दूसरा है विकास में एकीकरण की नीति, इंटीग्रेशन पॉलिसी इन डेवलपमेंट। तो इंटीग्रेशन पॉलिसी इन डेवलपमेंट जो थी वो 1975 टू 85 तक, ठीक है। जो तीसरी जो नीति बनाई गई वो है महिला सशक्तिकरण की नीति, वुमेन एम्पावरमेंट की जो पॉलिसी है वो 1985 के बाद भारत में निर्मित हुई। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछ सकते हैं नेट के पेपर में। ये एक बार ये सवाल आया है जब मैं दे रही थी उस समय। 70 के दशक में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से महिलाओं के, मैम फर्स्ट पॉलिसी रिपीट कर दो। ये है वेलफेयर पॉलिसी है, वेलफेयर डेवलपमेंट पॉलिसी, जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और दूसरे जो है इंटीग्रेशन, कि महिलाओं को डेवलपमेंट में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। पहले तो केवल उनके वेलफेयर के बारे में ही सोचा गया कि भाई उनकी हेल्थ अच्छी हो या उनसे उनको शिक्षा वगैरह मिले। फिर दूसरा स्टेप ये था कि अब केवल महिलाओं के स्वास्थ्य पर और इसी पर अगर ध्यान देंगे, केवल फैमिली और मैरिज से रिलेटेड ही लॉ बनाते रहेंगे, तो वो डेवलपमेंट में उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। हमने तो बहुत सारी पॉलिसीज बना दी, बट उसका जो है महिलाओं को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो एक इंटीग्रेशन पॉलिसी बनाई गई जिसमें महिलाओं को भी रोजगार में उनका प्रतिशत बढ़ाया गया, उनको कुछ प्रतिशत रिजर्व किया गया। फिर उसके बाद महिलाओं को सशक्त बनाना, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका योगदान बढ़े, सामाजिक क्षेत्र में भी उनका योगदान बढ़े, आर्थिक क्षेत्र में भी उनका योगदान बढ़े, मतलब वो सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे सशक्त हो, उनका प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो ये जो पॉलिसी है इसको कहेंगे एम्पावरमेंट पॉलिसी।
तो 70 के दशक में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से महिलाओं के मुद्दे सार्वजनिक बहस के केंद्र बन गए और उससे क्या हुआ कि एक समिति गठित की गई और उसने समिति ने एक रिपोर्ट में कहा समानता की ओर। तो वो इस भ्रम को तोड़ा इस रिपोर्ट ने कि भाई संविधान के द्वारा तो हमने समानता का अधिकार महिलाओं को दे दिया, परंतु क्या उस समानता के अधिकार से विकास का लाभ भी समान रूप से महिलाओं को मिला है? नहीं, अभी तक ही नहीं मिला। अभी तक कई महिलाएं जो हैं वो इस लाभ से वंचित है क्योंकि वो अशिक्षित है, अवेयर नहीं है, तो उस कारण से वो इससे वंचित है। WID मतलब वुमेन इन डेवलपमेंट, ये आप जेंडर एंड सोसाइटी पेपर में डिटेल में पढ़ रहे हैं, वुमेन इन डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड डेवलपमेंट। तो वुमेन इन डेवलपमेंट 1970 के दशक की शुरुआत में, जो 1970 के स्टार्टिंग में जो है ये कंसेप्ट जो है, ये दृष्टिकोण उभर कर आया UNDP के द्वारा, वुमेन इन डेवलपमेंट दृष्टिकोण उभरा और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि महिलाओं को विकास कार्यक्रमों से बाहर किए जाने के कारण कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। तो WID ने विकास में महिलाओं को शामिल करने की मांग की कि भाई महिलाओं को भी विकास में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि हमारा सामाजिक संरचना और आर्थिक प्रणाली बदलने की उसमें कोई भी मांग नहीं की गई कि आर्थिक प्रणाली बदलनी है या संरचना को ही बदलना है, ऐसा नहीं, बस केवल महिलाओं का इसमें जो है योगदान बढ़ना चाहिए। तो महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से में जोड़ने की मांग की गई थी। उसमें WAD वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट जो था वो आया था 1970s के लास्ट में, उत्तरार्ध में। तो 1970 के उत्तरार्ध में जो है महिला और विकास का दृष्टिकोण उभर कर सामने आया, जो महिला और विकास के बीच जो बातचीत है उस पर केंद्रित था कि ये वर्ग असमानताओं पर और धन के असमान वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है और ये बताता है कि विकास से महिलाएं लाभान्वित नहीं हो रही है। तो जो क्लास इनइक्वलिटी है उस पर सबसे पहले पॉइंट आउट इसमें किया गया है कि एक मेल भी वर्क कर रहा है, फीमेल भी वर्क कर रहा है, बट ये जो क्लास इनइक्वलिटी है और ये जो मनी का या वेजेस इनइक्वलिटी है वो लगातार बनी हुई है और इसका जो कोई प्रॉफिट है वो प्रॉफिट्स वुमेन्स को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वुमेन एंड डेवलपमेंट में ही 1980 के दशक में एक दृष्टिकोण उभरा कि महिला और पुरुषों के बीच में जो सामाजिक और लैंगिक संबंध है, मतलब श्रम विभाजन पर जो केंद्रित है, यह महिलाओं की उत्पादक और प्रजनन भूमिकाओं पर जोर देता है। तो ये महिलाओं की जो सामाजिक और लैंगिक संबंधों पर केंद्रित था वुमेन एंड डेवलपमेंट, कि पुरुष और महिलाओं का समाज में क्या स्थिति है और उनका कामों का विभाजन किस तरह से किया गया है, तो उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए और साथ ही साथ प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, जो कि अमिति मैम ने मेरे ख्याल से कल आपको पढ़ाया है और वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए हैं, तो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की जो भूमिका है महिलाओं की उस पर उन्होंने जोर दिया। 1990 तक तो देश के विकास में जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू जो उत्पाद है GNP और GDP, उसके द्वारा ही किसी भी देश का विकास मापा जाता था 1990 तक। और उसके बाद क्या हुआ, UNDP ने एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया, जिसका हम डिस्कशन पहले क्लास में कर चुके हैं ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इसके पैमाने क्या क्या है, इसके आयाम क्या क्या है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो UNDP ने तैयार किया, वो 3 बिंदु थे उसके, एक तो स्वास्थ्य, एक शिक्षा और एक जीवन स्तर। अगर ये तीनों अच्छे हैं किसी देश में नागरिकों के, तो इसका मतलब वहाँ SDI जो है वो अच्छा है। तो वो विकास के पैमाने में अब GDP नहीं मानते, अब GNP की बजाय अब पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेते हैं। तो हाईएस्ट किसका है आपको बता चुकी हूँ वैसे मैं,
नॉर्वे, आयरलैंड, जापान। और लो किसका है? एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास और सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किसका निम्न है? इथियोपिया, जाम्बिया, सोमालिया, इन सब का जो है वो डेवलपमेंट इंडेक्स कम है। तो यूएनडीपी ने लैंगिक समानता उपायों को शामिल करने के लिए सूचकांक को समायोजित किया और उन्होंने एक जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स दिया, और जीईएम, जेंडर एम्पावरमेंट मेथड, दो तरह के पैमाने बताए उन्होंने, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरा जीईएम, जेंडर एम्पावरमेंट मेथड। जीडीआई का मतलब है ये लैंगिक असमानताओं का एक संकेतक, एक इंडेक्स है, और ये पुरुष और महिलाओं के बीच उपलब्धियों में असमानता पर ध्यान केंद्रित करता है। हम अपने जैसे भारत में ही देखते हैं, एक लड़का और लड़की है, किसी घर में पैदा हुए हैं, तो कितनी उपलब्धि लड़के को मिल रही, कितनी लड़की को मिल रही है, इस आधार पर ही हम जीडीआई को, पैमाने को माप सकते हैं। तो किसी भी देश में पुरुषों को कितने अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, महिलाओं को कितने हो रहे हैं, उस आधार पर जीडीआई को हम देख सकते हैं। जितना जीडीआई कम होगा उतना ही एसडीआई जो है वो अधिक होगा। मतलब दोनों के बीच में इनइक्वलिटी अगर कम होगी तो अपने आप ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीईएम, ये आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने की असमानता को मापता है। एम्पावरमेंट में आपको मैंने पहले ही ये बताया है कि आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की कितनी है, तभी तो वो सशक्त बनेंगी। तो सशक्त बनने के लिए जीईएम आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने की में जो असमानता है, उस असमानता को मापता है। क्या ग्रामीण महिलाओं को निर्णय लेने के अधिकार है? क्या वो स्वतंत्र है? क्या जॉइंट फैमिली में महिला स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए? तो ये उस आधार पर ये इंडेक्स बनता है। तो भारत में 40 करोड़ महिलाओं में से 20 करोड़ महिलाएं तो श्रमशील है, काम कर रही है। और कार्यशील महिलाओं में 3 तरह की श्रेणियां हैं: घरेलू कार्यशील, नौकरी पेशा और श्रमिक महिलाएं। इनकी समस्याएं क्या क्या है? मजदूरी में असमानता, इनइक्वलिटी इन वेजेस, आप सब जानते हैं, लैक ऑफ सिक्योरिटी, भारत में क्या बच्चियां सुरक्षित नहीं है, 5 साल की, 2 साल की से लेकर बड़ी तक जो है महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा असुरक्षा का माहौल है, ऐसा कोई एक स्ट्रिक्ट कानून करना पड़ेगा कि अपराध रोके जा सके, अन्यथा हाथरस जैसे और निर्भया कांड जैसे आए दिन होते रहेंगे अपराध। दोहरी भूमिका, ड्युअलिटी ऑफ रोल, पुरुष काम नहीं करते, ये मेरा काम थोड़ी है, नौकरी करके आ रही हो तो क्या हुआ, खाना तो महिला को ही बनाना पड़ता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई हो। कि किचन किसके लिए है ये एक तय कर दिया गया है, एक कल्चरल और सोशल ये बन गया है कि रसोई का काम केवल एक महिला का या स्त्री का है। क्यों पुरुष का क्यों नहीं है? क्यों लड़कों को बचपन से ही खाने का काम नहीं सिखाया जाता है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बहस का। और यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, महिलाएं जब काम पर जाती है तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेक्सुअल कार्य की अनिश्चितता, उनको बहुत आसानी से जॉब से हटाया जाता है। एक जगह मैंने पढ़ा था, अमेरिका में जो है महिलाएं जो है काफी समय तक बच्चे पैदा नहीं करती, क्योंकि उनको ये इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर बच्चे पैदा किए तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसा है, अर्थशास्त्री सिल्विया एन हॉलिट ने अपनी पुस्तक क्रिएटिंग ए लाइफ प्रोफेशनल वुमेन एंड इक्वेट फॉर चिल्ड्रन, उस पुस्तक में लिखा है कि अमेरिका में कामकाजी महिलाओं के सामने क्रूर दुविधा की परतें खोली है। वो कहते 40 की उम्र के पड़ाव तक पहुंची पेशेवर अमेरिकी महिलाओं में 42% संतानहीन थी, और जिसमें से अधिकांश जो थी वो उनका ये मानना था कि ऐसा फैसला उन्होंने खुद लिया कि अगर वे मातृत्व की अवधि की ओर जाएंगी तो उन्हें निजी संस्थाओं द्वारा किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी बहाने से नौकरी छोड़ने के लिए विवश किया जाएगा। तो मतलब कार्य की अनिश्चितता है, महिलाओं को किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करके काम से निकाल भी दिया जाता है।
श्रम का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, महिला और बच्चों के काम का तो एक्सप्लॉयटेशन होता ही है। पारिवारिक समस्याएं भी कई तरह की उत्पन्न हो जाती है, कई विवाह विच्छेद भी हो जाते हैं। तो ये एक कुछ विकास में जो है जेंडर एंड डेवलपमेंट का आपका ये टॉपिक या खत्म होता है। राजनीति और विकास जो नया टॉपिक है, हालांकि हम अब समय बहुत कम रह गया है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, फिर भी राजनीति और विकास जो है वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, नहीं तो क्लास ओवर करूं।